हमेशा। कामरेड बलवान का उदय कैसे हुआ? बलवान को बलवान बनाने में सबसे बड़ा हाथ किन लोगों का है? किसान का, जनता का, मेहनत का, त्याग का, बलिदान का, तपस्या का, पड़े रहने का, जनता के बीच स्वाभिमान से अपनी बात कहने का, उस बात पर अड़ने का, अड़ के बैठने का, बलवान का उदय हुआ है। तकलीफों से निजात पाने के लिए बलवान यूं ही बलवान नहीं हो जाता। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, उसके लिए लड़ाई लड़े हैं। लोगों को मुद्दों का नहीं पता था, गुमराह कर देते थे लोग, लोगों को मुद्दे समझाए। फसल बीमा पर ये हजारों करोड़ कंपनियों को खिला देते हैं, हमने उन पैसों को पकड़ के किसान के खाते में डलवाने का काम किया। तब बलवान होता है कोई। नशे के खिलाफ कोई लड़ सकता है। मैं नशा नहीं करता, मैं नशा नहीं बेचता, मेरे कोई साथी नशा नहीं बेचता। उस नशे के खिलाफ हम लड़े जिनसे वो लोग करोड़ों कमा लेते हैं, हम उनके खिलाफ लड़े, हमले झेले, तब बलवान बलवान होता है। यूं ही कौन बलवान बन जाता है। बलवान नाम तो बहुत मां के बेटों ने रखा है। बलवान यूं नहीं, बलवान संघर्ष का नाम है। बलवान कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। और ये संघर्ष रुकेंगे नहीं। हमने छेड़े हैं, खून पसीने से छेड़े हैं। हमने जहां जहां पसीना गिराया, हमने जहां जहां एक एक बूंद गिराई खून की, वहां से और बलवान पैदा हुए। बलवान यूं ही थोड़ी विधायक बन जाता है कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में। जहां जहां संघर्ष का पसीना गिरा, वहां एक और बलवान पैदा हुआ। ये इतना भारी बहुमत दे दिया जनता ने आपको, कहीं वो जो गरूर जो एक शब्द होता है, क्या वो गरूर काम में दिखेगा या ऐशोशाही में? मैंने पहले भी कहा है, ऐशोशाही करने का वक्त है कहां। तो क्या बलवान अब भादरा तक सीमित रहेगा या राजस्थान में जाएगा? मैं तो केरल बोला है साहब। अभी चुनाव के बाद 31 तारीख को मेरे पंचायत समिति भादरा में बैठक थी। 30 तारीख को गांधी जी के हत्या के दिवस पर केरल में सद्भावी दिवस मनाते हैं केरल के लोग हमेशा से। मैं उस मुद्दे पर विषय व्याख्यान में कौसरगढ़ केरल में बोल के आया हूं। 30 तारीख को शाम 5 बजे गया, शाम 5 बजे वहां पहुंचा, मैंगलुरु से उतरा, कर्नाटका के उसमें केरल के कौसरगढ़ में बोला, और सुबह कोयम्बटूर 5:50 से चल करके भादरा की पंचायत समिति की बैठक में पहुंच करके साधारण सभा में फिर 2 बजे एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज नौर गया हूं। मैं बहुत भागा फिरता हूं, चिंता मत करना, मैं किसान नौजवान जनता को जगाता हूं। जहां भी राजस्थान में किसान नौजवान पीड़ित दुखी तकलीफ वाले लोग बुलाएंगे। अरे विधानसभा चल रही थी पिछली, जब यहाँ आरएस के बच्चे बैठे थे, मैं 3 दफा उनके साथ गया। जब वो एग्जाम आगे करवाने वाले बच्चे बैठे थे, मैं उनके साथ गया। मैं मुख्यमंत्री जी से उनको मिलाया, मैं सेक्रेटरीट में उनके साथ गया, धरने पर उनके साथ 3 दफा गया। मेरे पास बहुत राजस्थान के कोने कोने से बच्चे आए हैं, नौजवान आए हैं, ये मांग करने के लिए कि हमारे ये मांग पत्र हैं, आप सरकार तक भेजिए, क्वेश्चन लगाइए। आज भी सैकड़ों संगठन हमसे मांग करने के लिए आते हैं। हमें तो एक चीजों को साधते हुए राजस्थान की विधानसभा में कब पर्ची के माध्यम से, कब ध्यान आकर्षण के माध्यम से, कब स्थगन के माध्यम से, कब नियम 295 में, कभी प्रश्नकाल में, कभी शून्यकाल में बोलने का झांझा मौका मिलेगा। जनता की एक एक बात को उठाने का काम करेंगे और जनता की बात उठवाएंगे और सरकारों से मनवाएंगे। कामरेड अमराराम की बात करें, कामरेड हेतराम बेनीवाल की बात करें, कामरेड शोपत सिंह की बात करें, आज के टाइम में जिस प्रकार बलवान का उदय हुआ है और बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा है बलवान, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में कुछ समीकरण बिगड़ने के आसार हैं? अभी हमारी पार्टी की बैठक है, बैठक में तय करेंगे कौन सी। हालांकि पार्टी की पहली बैठक में मैं राज्य कमेटी में नहीं था, पहली बैठक में कुछ सीटों पर चर्चा हुई है, पर अभी 2-3 मार्च की दोबारा बैठक है, उस बैठक में चर्चा करेंगे, उसके बाद बता पाऊंगा। असली बात तो ये कि देश में आज सबसे बड़ा जो खतरा है निरंकुश तानाशाही का, आज देश में सबसे बड़ा जो खतरा है उन्माद का, आज देश में सबसे बड़ा जो खतरा है सांप्रदायिकता का, आज देश में सबसे बड़ा खतरा है झूठे भय का। उस भय के वातावरण के खिलाफ हमें एक समूह सा बढ़िया सा लोकतंत्र निर्माण की बात को आगे बढ़ाना है। ये तो मुद्दे भटक जाते हैं, बातें पीछे चली जाती हैं। ये देश में जो माहौल पैदा हो रहा है, हम इस माहौल से जो ये एक डर का माहौल जो पैदा किया जा रहा है। राहत इंदौरी साहब ने 4-5 साल पहले एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ये सरहदों पर तनाव क्यों है, कहीं पता करो देश में चुनाव तो नहीं है। तो ये सरहदों पे जो तनाव की जो स्थिति पैदा हो रही है,
जो हर इंसान के अंदर से एक डर का माहौल पैदा हो रहा है, इसको किस प्रकार देखते हैं आप? देश में नहीं, दुनिया में कहीं युद्ध होगा ही नहीं। ये नाटक है झूठा। बाजार को कब्जे में लेने का नाटक है। बाजार को कौन कब्जे में लेगा? आप दुनिया को किस चश्मे से देखते हैं? वो थूक से पाकिस्तान को मारना चाहते हैं, कोई थूक से ईरान को खत्म करना चाहता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया, उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हो गया। अरे दुश्मन कौन है? महंगाई है, बेरोजगारी है, बेकारी है, सांप्रदायिकता है, उनको खत्म कीजिए। दुश्मन की क्या बिसात है जो हिंदुस्तान के साथ लड़ ले? इस मुल्क के पास 1962 में हथियार नहीं थे, 71 में बहुत ज्यादा संपदा नहीं थी, तो भी ये देश जीता। इस देश की जनता इतनी दानी। मुझे याद है कि मेरे गांव में सबसे साधारण घर की महिला आज से 10-12 साल पहले जिंदा थी। हम पूछते थे, दादी तेरी वो एक कड़ी बोलते हैं पैरों में पहनने, दादी तेरी ये कड़ी कहां है? बोले बेटा मैंने चीन के युद्ध में दान में दे दी। दादी तेरी दूसरी कड़ी कहां है? बोले बेटा मैंने दूसरी 71 के युद्ध में दान में दे दी। ये बहुत बड़ा देश है, बहुत दानी वीरों का देश है। यहां जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ये माहौल अच्छा नहीं है। यहाँ के नौजवान को इस बात के लिए सीमाओं में, सरहदों में, राज्यों में, क्षेत्रों में बांटा जा रहा है। उसकी आड़ में जो उन्माद मेरे 42 नौजवानों के शहीद के बाद देश में फैलाया जा रहा है, इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता कि उनमें से 17 शहीदों को पेंशन नहीं देगी सरकार। नहीं, मैं आपको एक चीज के लिए और बता दूं कि जो 42 जिनको हम लोग शहीद बोल रहे हैं, हालांकि मैं नहीं बोलता शहीद, क्योंकि सरकार नहीं मानती। नहीं, सरकार सीआरपीएफ को अर्धसैनिक बल को, सेना की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक वो शहीद नहीं मानती। मेरे इलाके में 2 बाप बेटे का निधन हो गया, ऑन ड्यूटी सीआरपीएफ में थे दोनों। मैंने नारे लगाए शहीद। मुझे सीआरपीएफ के एक जवान ने कहा कि आपने भावनात्मक रूप से हमें शहीद बना दिया, पर हमारे को सरकार गिनती, कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मानती इस चीज को, संविधान नहीं मानता या सरकार नहीं मानती। मेरा तो निवेदन है, पहले शहीदों को शहीद भी मानो। और बड़ी बात ये, जब इंग्लैंड की आर्मी से कोई एक आदमी शहीद हो जाता है तो वहां की संसद में हल्ला मच जाता है कि वो एक शहीद कैसे हो गए, एक आदमी की जान कैसे चली गई। हिंदुस्तान को इस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। हम एक एक आदमी की कीमत करेंगे। हम यूं कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारा बेटा देश के लिए न्यौछावर हो गया। क्यों ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? सर, देश के लिए न्यौछावर होने के बाद में पिछले 7 दिन का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। आज 8वां दिन है। 8 दिनों में कितनी शोक सभाएं की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख माननीय अमित शाह जी ने। मैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी का विरोधी हूं। ये बात गोदी मीडिया को भी खटकती है, लेकिन आपकी जो विचारधारा है वो बहुत अलग हटके विचारधारा है। लेकिन जो पिछले 8-10 दिन के अंदर जो देश के अंदर माहौल पैदा हुआ है, वो माहौल आपके हिसाब से कैसा है? अच्छा नहीं। शहीद को हम शहीद कहें, सरकार न कहे, हम उनको शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। मैंने तो पुलवामा के शहीद के उसी दिन कहा था, मेरी तनख्वाह में से 1 दिन की सैलरी मैं शहीदों के परिवारों को भेजूंगा। मैं खुद कर सकता हूं, मैं और साथियों को कह सकता हूं, पर मेरी हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत दूसरी तरफ उनके परिवार के लिए जिम्मेदार नहीं है, को पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी विधवाओं के लिए झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। लेकिन ये जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं झूठा शहीद का, यूं तो आज हुकूमत में है। मोदी जी कहते हैं कि सीआरपीएफ के जवान भी शहीद है और शहीद का दर्जा देगी सरकार। और दूसरा, उसके बाद अथवा पेंशन, जो देश के लिए अपनी जान दे गए, उनके बेटे और उनकी पत्नियां, उनके परिवार के लोग, उसके माँ बाप दर दर की ठोकर नहीं खाएंगे, सरकार उनको समझ। पर यह तो खोखले भाषण है जी इस देश में। मैंने तो बहुत सारे पूर्व सैनिकों को बहुत सारे लोगों को मांग पत्र देते हुए देखा है कि साहब हमारी पेंशन आ नहीं रही है, उसको दिलवाइए। बड़ी बात यह साहब, आज मुल्क में बड़े पूंजीपति की चौधर है, उसके हिसाब से नीतियां तय होती हैं।
ये किसान आत्महत्या कर जाता है 42 लाख रुपए के कर्ज के लिए, 23 लाख के कर्ज के लिए। और आरकॉम कंपनी 46,000 करोड़ का दिवाला निकालने के लिए कागज चला करके बड़ी गदगद होती है कि एक कंपनी का दिवाला निकल जाएगा, 46,000 करोड़ एनपीए में डाल दिए जाएंगे, वो दूसरे नाम से कंपनी बना लेंगे, फिर उनको हजारों करोड़ फिर मिल जाएंगे। पर अगर एक किसान समय पर फसल के दाम, बैंक का ब्याज नहीं भर पाया तो उस किसान को नोटिस मिलेगा, नोटिस पर भी नहीं जा पाया तो उस किसान की जमीन कुड़क कर दी जाएगी और उसको दोबारा ऋण नहीं दिया जाएगा। ये दोगलापन व्यवस्था में है, तब तक ये देश में, दुनिया में शांति से आदमी जी नहीं सकता। हम इंसानियत के पक्षधर नहीं खड़े रह सकते। यहाँ पूंजीपति और आम जनता में बहुत बड़ा भेदभाव है, हम इस भेदभाव के खिलाफ आते हैं। मीडिया कुछ भी कहे, गोदी मीडिया कुछ भी कहे, दूसरे जी न्यूज चैनल कुछ भी कहें, हम तो उनको कहना चाहते हैं मेहनत कर जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कर जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। इस जैकेट में आज तो सोने के तार नहीं है, पर सोने के खजाने के मालिक भी किसान और मजदूर बन जाएं, ये भी हमारी मांग है। बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता, ये दुनिया का दस्तूर है। आज नहीं तो कल हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। सोने की खान के मालिक भी देश के किसान और मजदूर बनेंगे। धन्यवाद। दोनों बड़ी पार्टियों को बुरी तरीके से प्रस्त करने के बाद में विधानसभा में पहुंचे कॉमरेड बलवान हमारे साथ थे। मुद्दे कुछ और है, भटकाया किसी और को जा रहा है कि माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ उस तो कुछ इस पार बहुत हैं।